हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। और हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं बाय टेकिंग अप एन इम्पॉर्टेंट इशू लाइक द वे वी आर टेकिंग एवरी टाइम। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है उन डायनामिक उन मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स को उठाने का जो किसी न किसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इज देयर एनी शॉर्टकट टू सेल्फ मेड नोट्स? नो। इज देयर एनी शॉर्टकट टू क्रिएशन ऑफ अ सेल्फ थिंकिंग प्रोसेस? नो। इज देयर एनी शॉर्टकट टू रियली वर्किंग फॉर द सिविल सर्विसेज? नो। इज देयर एनी शॉर्टकट दैट गेस वर्क विल वर्क? नो। इज देयर एनी शॉर्टकट to lot of hard work? Yes, that is smart work. When you raise your temperament, when you raise your thinking, when you raise your ability to understand things, when you really enjoy being committed, when you do not create the borders of understanding, when you do not fall in the trap of being too enthusiastic or little enthusiastic, then definitely it makes a difference. It's a simple, sober, but mindful process. One must enjoy it like the way we enjoy sharing आइडियाज। तो सबके लिए ये बात है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो मैं बात अगर करूं गिलगिट बाल्टिस्तान, सुना तो होगा ही। गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया में है क्या? कहाँ है गिलगिट बाल्टिस्तान? आखिर है क्या? गूगल करिए, एटलस खोलिए, देखिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान कश्मीर इश्यू की तरह ही देखता है, लेकिन वो रीजन को अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से अलग ट्रीट करता है। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको वो आजाद कश्मीर कहता है, हम उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, दे वांट एटलीस्ट उन्हें सेम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिले जो आजाद कश्मीर को है। लेकिन उनका फेट कश्मीरियों के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वो बहुत कॉमन नहीं है कुछ भी उनका कश्मीरी के साथ। देर आर नॉन कश्मीरी एथनिसिटीज, नॉन कश्मीरी ग्रुप्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो जो उनमें से कश्मीरी नहीं है। पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान है। गिलगिट बाल्टिस्तान इज द नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान। उसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज चाइना जो एनर्जी कॉरिडोर को क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी तक, दैट इज वाई जो चाइना का जो जिंगजियांग प्रोविंस है, एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड, और आप लगा लीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी जो गवादर पोर्ट तक जाएगा, वो भी बलूचिस्तान में जो गवादर पोर्ट है वो, और यहाँ से आपका जिंगजियांग रीजन का जो काशगार है उसको भी कनेक्ट करता है। अब अगर आप फिर से मैप देखोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज आल्सो, कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान के जो वेस्ट में है वो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट है, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट जो ट्रबल्ड है। उसके साउथ में क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान के साउथ में क्या हो गया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया। और उसके ईस्ट में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर हो गया। सो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यू नो इंपॉर्टेंट एरिया मानता है, इन शॉर्ट वर्ड्स आई शुड से। तो अब गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक एडवाइजरी बॉडी की तरह वहां पर पावर है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, नॉट मोर देन दैट। इलेक्टेड बॉडी, कंप्लीटली इलेक्टेड, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है। तो थ्योरी में आप कह सकते हो कि वो बजट पास कर सकती है, कुछ अपने लॉ बना सकती है, लेकिन नॉट ऑन द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो है वो नहीं आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं आएगा। रियल पावर कहाँ से आएगी? रियल पावर गवर्नर के थ्रू आएगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, कुछ इलेक्टेड होंगे। तो इसीलिए उस रीजन की इंपॉर्टेंस है। तो यानी कि पावर किसके हाथ में हो गई? पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में हो गई। तो कोई ऐसे यू कैन से कोई ऐसे डेवलपमेंट्स नहीं है, कोई ऐसे यू कैन से कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल या बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर आप बात करो तो पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो, अगर रीजन की आप बात करोगे तो वो रीजन है, कुछ कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ मर्जर हो जाना चाहिए, कुछ कहते हैं हमारा आजाद कश्मीर के साथ मर्जर हो जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान से ही हमें अलग इंडिपेंडेंस दे दो। लेकिन इंडिया के साथ कोई उसका बहुत डीप पॉलिटिकल कनेक्ट ये नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा कुछ राइटर्स का कहना है, ऐसा कुछ थिंकर्स का कहना है। क्योंकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है गिलगिट बाल्टिस्तान की वो है शिया, और वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली उखड़े हुए हैं।
बिकॉज पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, सेक्टेरियन जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो उनको टारगेट करते हैं। लेकिन बहुत लार्जर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन तो ये चाहती है कि दैट वी मस्ट हैव एन इंटरनल ऑटोनॉमी, जो हम अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल वैल्यूज को हम अपना सेफगार्ड कर सकें। कुछ कहते हैं वी शुड बी एबल टू लिव लाइक द वे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज देयर, जिसको हम जो मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और कश्मीरी से कोई उनका लेना देना, जैसे मैंने कहा, नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी नॉन कश्मीरी ग्रुप्स आर देयर। हुआ क्या था 19th सेंचुरी में, ब्रिटिश को डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये रीजन सोल्ड कर दिया था। एंड ऑन 1 नवंबर 1947 द पीपल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अपने फ्यूचर को उन्होंने पाकिस्तान के हाथ में डाल दिया। अब उन्हें पता चला भाई लाइफ तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है पहले से भी ज्यादा। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का एक्सेशन स्वीकार कर लिया। ओके, अगर वो ऐसा कर लेगा, कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो प्लेबिसाइट की बात करता है कश्मीर की, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, तब पता चलेगा किसको ज्वाइन करेगा, तो उसका वो मुद्दा जो है कमजोर पड़ जाएगा। और वो जानता है कि जब कभी भी प्लेबिसाइट होगा, मान लो वो सोचता है ऐसा, तो जो गिलगित बाल्टिस्तान वोट जो है उस केस में इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान का एक्सेशन कंप्लीटली पाकिस्तान में होना भी एक पॉलिटिकल इशू की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इंडिया को और पावरफुल होना है, इंडिया को और कॉन्फिडेंट होना है, इंडिया को अ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक न एक दिन तो सही दिशा, सही जगह दिलानी है। बट देन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी सोवरेनिटी के लिए हमारे फेवरेबल नहीं है, सिक्योरिटी के लिए हमारे फेवरेबल नहीं है। लेकिन मैंने आपसे इसलिए चर्चा की कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, उसका हमसे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि वहाँ के लोग भी चाहें, यदि वो सूद बूद आ जाए, कि हम भारत के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी, मे नॉट। सो एलियनेशन इज एन इशू, लेकिन इंडिया से डायरेक्टली फिलहाल उसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ऐसा डिफरेंट राइटिंग्स, डिफरेंट पेपर्स ऐसा कहते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द न्यूज़पेपर, जनरल स्टडीज का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लेने वाले हैं, हम उसको देखते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप टॉप रैंक में आए, लेकिन काम करके आए, तरीके से आए, और कुछ भी छोड़े ना, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिग्रेस प्रैक्टिस से आता है, वो जो है मेहनत से आता है। इन चेहरों में आपका भी चेहरा होगा, बशर्ते आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से काम करें, ना कि भेड़ चाल से चलें। भेड़ चाल से काम नहीं होगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये ऐड कह रहा है कि न्यू ईरा ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, एक ऐप आ गया, वन दिल्ली ऐप। ऐसे ही हम भी वन ऐप हैं जो सब तरह के एलिमेंट्स को आपको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर सेल्फ लर्निंग मोड में। जब आप आ जाते हो, आप चाहते हो कि कुछ कर पाए, तो ये भी लाइव ट्रैकिंग है, टिकट खरीदना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो हमारा भी ये कहना है, पढ़ना है, चाहे लिखना है, चाहे सिलेबस पूरा करना है, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। तो मोर भी प्रोब की फिर से चर्चा करते हैं। पुलिस कहती है कोई स्ट्रक्चरल नहीं किया गया, कोई भी स्ट्रक्चरल टेस्ट नहीं किया गया, और उसकी वजह से दिक्कत हुई। और दूसरा, आप कहते हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जो झारखंड में जो इशू है, द गोइंग ऑन विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब इज गोइंग ऑन, तो हेमंत सोरेन इज सेइंग कि मैं उसके लिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो ये एक पॉलिटिकल इशू की तरह हो गया। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बाकी सारी बातें तो ठीक है, दे आर वेरी नॉर्मल, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। मैं बात कर रहा हूँ ईला भट्ट की, सेवा की फाउंडर, एक ग्रेट वुमेन चैंपियन। एथिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, सब जगह हम इनको यूज कर सकते हैं।
बिकॉज शी वाज सच ए ग्रेट फिनोमिनल पर्सनैलिटी। उसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट कि देखिए, जब बात आती है किसी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट की, बात आती है रियलिटी चेक की, तो देखिए केरला में सीपीएम बीजेपी दे आर यूनाइटिंग अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स हु आर अगेंस्ट द विजिंगियम पोर्ट, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, विजिंगियम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड। तो सीपीएम और बीजेपी देखिए एक साथ हैं, तो बात ये नहीं है, आपको भी देखना पड़ेगा फिल्टर्स के बियॉन्ड सक्सेस के लिए क्या चाहिए होता है। ईला भट्ट, जिन्होंने हजारों लाखों वुमेन्स की लाइफ को चेंज किया, माइक्रो फाइनेंस के लिए प्रमोट किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए प्रमोट किया, और उन्होंने जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो सेवा बनाया, दैट इज एन अमेजिंग लैंडमार्क बॉडी। ओवर 2 मिलियन वुमेन पेड ट्रिब्यूट टू देयर फाउंडर एंड मेंटर। सिंपल तरीके से रहती थी, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और अनुसुईया साराभाई, जो गांधी जी के साथ जिन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फाउंड किया था, पीटी के लिए फैक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर के इंस्पायर्ड थी, एंड हर लेट हस्बैंड रमेश, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी रहते हैं। तो अहमदाबाद के एचके आर्ट कॉलेज से उनके हस्बैंड ने, हर हस्बैंड ब्रदर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हुआ देयर, और इसीलिए उनके घर को कहा गया था टॉय हाउस। 1933 शी वाज बॉर्न। बहुत ही ये लगा लीजिए, बाद में उन्होंने सेवा को जो फाइंड किया था 1972 में, इट वाज बॉर्न आउट ऑफ वुमेन्स विंग्स ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। फाइट फॉर वुमेन वेजेस, फाइट फॉर वुमेन वर्कर्स, फाइट फॉर मार्केट, सब उन्होंने किया। अहमदाबाद के क्लोथ मार्केट कि जो हार्ड हैंड कार्ड पुलर्स थे, हेड लोडर्स थे, उनकी वाइफ के साथ उन्होंने एक नया आयाम शुरू किया। मिल जब बंद हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो सेवा ने शुरू किया, छोटे छोटे फंड दिलाए। उसके बाद जो है आप कह लीजिए कि टेक्सटाइल वर्कर्स की जो वाइफ्स थी, जो बेटियां थी, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ऐसी वेलफेयर एक्टिविटी स्टार्ट की, और धीरे धीरे सेवा सेल्फ रिलायंट बनती चली गई। एक सी चेंज आया, और धीरे धीरे बैंक अकाउंट में जब पैसा आया वुमेन के, दे बिकेम कॉन्फिडेंट, दे बिकेम वेरी वेरी रेशनल, एंड दैट्स हाउ अपनी जो बुक उन्होंने लिखी, वी आर पुअर बट सो मैनी, दैट्स व्हाट भट्ट रोट, वी आर पुअर बट सो मैनी। वो चेयरपर्सन भी थी साबरमती आश्रम मेमोरियल एंड प्रिजर्वेशन ट्रस्ट की। उन्होंने को फाउंड किया था वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, एक ग्लोबल नेटवर्क है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, फिर से रिपीट करता हूँ, वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग। तो शी वाज चेयरपर्सन फ्रॉम 1984 टू 1988 ऑल्सो। उन्होंने बहुत काम किया, एंड देन शी वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, शी वाज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, शी वाज आल्सो एडवाइजर टू द ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एंड देन शी जॉइंड द एल्डर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन थी द एल्डर्स, जो कि इट वाज फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। उन्हें पद्म भूषण मिला, रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज फॉर पीस भी मिला। तो आप इन अवार्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आ सकते हैं, पीटी के फैक्ट्स में आ सकते हैं, प्लीज गो वन स्टेप अहेड। आप जो जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, उनको एक स्टेप जरूर आगे देखिएगा। पर कमाल की बात क्या है, हमारे लिए इंस्पिरेशन क्या है कि एट द एज ऑफ 60 शी स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक। घंटों रियाज करती थी। बट इज सर्वाइव बाय हर सन मिहिर, डॉटर अमीमाई Potter, and 4 grandchildren. That's how it is. So great learning, great personality, great thinker. आप उनसे कुछ एलिमेंट्स ले सकते हैं। Coming to the next point, देखिए कैसे पार्लियामेंट वर्क्स एंड एवरीथिंग हैपेंस। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से पूछा गया एक एमपी के द्वारा, that that all the countries are not covered by the RBI circular that gives banks permission to give students education loans. तो ऐसी जैसे इजराइल इज नॉट कवर्ड बाय इट, देन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वेस्टिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई कि भाई उनका नाम तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखे हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल मैटर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ प्रॉब्लम्स आर अनलॉक्ड। प्रॉब्लम कैसे होती हैं, मतलब कैसे खत्म होती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ ने अपॉइंट किया 2 women officers एज आईजीज, दे बोथ आर 97 87 बैच ऑफिसर्स। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। पैरामिलिट्री फोर्स का मैंडेट क्या है, ये जनरल स्टडीज पेपर 3 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरल स्टडी पेपर 3 के सिक्योरिटी वाले का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमें देखना चाहिए। और उसके अलावा तो जेंडर इंपावरमेंट या बाकी जगह आप इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल यदि कोई हमारी तरफ भेजता है, हमें उसको इंटरसेप्ट करना है, हमें उन्हें पता लगाना है बीच में ये हमारी तरफ आ रही है और उसको सक्सेसफुली डिफेंस भी करना है. So that is what we have tested. India has successfully tested flight test of the ballistic missile defense BMD interceptor. मिसाइल वो न्यूट्रलाइज कर देगी. लॉन्ग टर्म रेंज मिसाइल अगर कोई आएगी, अबुल एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा, डीआरडीओ ने उसको किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया, सक्सेसफुली चेक किया. इट्स अ लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए बना है. दूर का पास का दोनों पकड़ लेगा. 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड मोटर, और इसके अंदर एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस कंट्रोल सिस्टम भी है, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम्स भी हैं जो इजीली हो जाएंगे. That's how it is. DRDO scientists said that fully functional ballistic missile defense system contains high power radars और वो जो है एरिया को प्रोटेक्ट भी करते हैं. All things must be examined, debated, investigated without exception and without regard for anyone's feelings. सब चीजों का एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है. सब चीजों पर डिबेट होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है. बहुत बहुत सही बात बोली. All things must be examined, all things must be debated, all things must be investigated without exception. तो ये यानी ये बात हुई कि भाई जब हम कोई चीज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है किसी भी तरह का बायसनेस नहीं आना चाहिए. दैट्स व्हाट वी कैन से. इससे पहले मैं मेन आर्टिकल को पकड़ूं, मैं भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि द ग्रेट जो अभी हुआ, जैसे कि इन्वेजन ऑफ विराट कोहली के प्राइवेसी को लेके एक वीडियो वायरल हुआ. उसके अंदर बात की गई कि भाई वो वाइल्डलेस का साथ में कमाल की बात क्या है, एंडलेस सर्कुलेशन भी हुआ उस वीडियो क्लिप का, और एक आउटरीच भी आया और एक इंजॉयमेंट भी आया दोनों में, जबकि बाउंड्रीज बहुत क्लियर नहीं है. एक डिजायर है पब्लिसिटी के लिए भी, और एक डिजायर है मुझे पब्लिसिटी मिले बिकॉज आई एम ए सेलिब्रिटी, और दूसरी तरफ जो है उसका रिवल्शन भी है कि भाई मेरा जो है प्राइवेसी ब्रीच हो गई. लेकिन ये टू मच जो है आजकल टू मच नहीं है, आप खुद ही इतना करते हैं. इट इज अ पार्ट, ये बहुत सही लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द वे इन विच वी परफॉर्म ऑन सोशल मीडिया टू प्रेजेंट आवर न्यू सेल्फ्स. ये भी एक तरीके का न्यू सेल्फ है, तो पता नहीं सही में वो बात भी थी कि नहीं थी, ऐसा हम कह सकते हैं. प्राइवेसी की बात तो एक बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट यहाँ आ जाता है. आइडिया ऑफ प्राइवेट लाइफ जो है वो तो एक मॉडर्निटी का पार्ट है. हम अपने आप को कैसे दिखाते हैं, आवर प्राइवेट मूवमेंट्स जो है जिसका कोई मतलब रेजोनेंस नहीं है प्री मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में. करंट कॉन्टेक्स्ट में तो आइडिया ऑफ प्राइवेसी तो इतना प्रेवलेंट ही नहीं है. इट इज नॉट अनयूजुअल नहीं है कि हमारे बहुत सारे जो इंडियन होम्स, मॉडर्न अर्बन होम्स होते हैं, उनके लाउंज में बेड भी हो सकता है. उसके बाद जो है सेमी अर्बन एरियाज के अंदर तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा. स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूट्स ऑफ प्राइवेट एंड द पब्लिक, वो भी बहुत थोड़े थोड़े फ्लूइड हो गए हैं. यूरोप में जब कि आप कहोगे कि सोशल मीडिया जो है उसने रीफैशन कर दिया है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल एग्जिस्टेंस को, प्री मॉडर्न लाइफ को, ह्यूमन हिस्ट्री के उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि मतलब कि एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग का सेल्फ को फैशन करने के उसमें. तो कॉम्प्लिकेशन है. प्राइवेट क्या है, पब्लिसिटी कितनी चाहिए, और क्या आपका पब्लिक है. तो ये प्री मॉडर्न, मॉडर्न, प्राइवेट, पब्लिक, ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. पहले जो था, जैसे आप मतलब ग्रीफ का टाइम था, हाई, मतलब आप पहले ग्रीफ में हम उसको प्राइवेट रखते थे. अब जो है अब तो जो है आप उसके लिए भी हायर करते हैं. आप हायर करते हैं. बाइनरी था एक तरीके से हम कह सकते हैं. तो ये एक चर्चा का विषय है, प्राइवेट और उस बात का, सोशल मीडिया का, ये सोशियोलॉजी के एंगल से इम्पोर्टेंट है. तो मॉडर्न आइडिया में प्राइवेसी जो है और आवर राइट वो जो है वो भी बड़ा एक बहुत ही डिबेट का विषय है. दैट व्हाट इज प्राइवेट एक्चुअली, व्हाट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट. और बाउंड्रीज जो है ब्लर हो गई हैं, और मनी भी आ गया है उसके अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी का बहुत रोल आ गया है. मीडिया आउटलेट्स जो है वो जानबूझ के सर्कुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है प्राइवेसी के ऊपर भी आप जो है हाईलाइट करते हो. तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन है, एक तरीके से कोलैबोरेशन है, एक तरीके से प्राउड पेरेंट का फोटो आ जाएगा, ग्रीविंग रिलेटिव का आ जाएगा, केयरिंग पार्टनर का आ जाएगा, सब कुछ का एक तरीके से जानबूझ के शोकेस भी बनाया जाता है. डिजायर हमें चाहिए कि हम प्राइवेट लाइफ में प्रेजेंट भी रहना चाहते हैं, हम पब्लिक में हम रहना भी नहीं चाहते. हम एक्सप्लिसिटली भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ही रहना चाहिए, मुझे नहीं भी रहना चाहिए. तो फिर तो आपको उसकी कीमत देनी ही पड़ेगी.
असली में पब्लिक चीज तो होती ही दूसरी है। पब्लिक, पब्लिक जिस तरीके से हम बात करते हैं पब्लिक, जब इंस्टाग्राम की दुनिया है, टिकटॉक की दुनिया है, तो फिर अगर आप वो सब चाहते हैं तो फिर आप प्राइवेट और यू नो पब्लिक के उसमें आपको देखना पड़ेगा। So this another very important article that I am talking about here is with respect to पढ़िए ध्यान से, आप समझिएगा, पावर टू डीलिजिटिमाइज अ फ्री प्रेस। जो पावर में है वो लोग फ्री प्रेस को निगेट कर सकते हैं क्या, या वो निगेट कर रहे हैं? ये चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। जैसे वर्ड यहाँ पर क्या आया, that in settled democracies, fidelity to constitutional compacts is tested by the weights of popular and populist movements। कितना भारी वर्ड है। यानी कहने का ये है कि जब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको यदि आप वाकई रियली में फॉलो करते हो, तो पॉपुलर और पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी कि एक फ्री प्रेस हो। सेंटर स्टेट की दोनों की गवर्नमेंट जो है वो प्रेस फ्रीडम के डिसरिगार्ड में जरूर वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 years ago शिवसेना एनसीपी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, वो टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के वहां घुस गए थे और पुराने केस को खोलकर उसका अरेस्ट भी कर लिया था 2 महीने पहले। 2 months ago आईटी डिपार्टमेंट हैज यू नो रेड किया उन्होंने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को, और दूसरा किया एक और आईपीएसएमएफ, जो कि इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है। तो पुलिस एंड एजेंसीज लाइक आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, वो सबड्यू करने के लिए काम कर सकते हैं, आपको इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, और चीजें हो सकती हैं। इन द रीसेंट केस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द वायर, एक जो न्यूज वेबसाइट है, उसने एक ग्रेव मिस्टेक की और उसके बाद जो है खुद को सही भी बताया, लेकिन सरकार ने भी गलत किया। एक न्यूज आइटम यदि छापा द वायर ने, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू गिविंग इम्यूनिटी टू वन ऑफ द बीजेपी लीडर्स, सोशल मीडिया हेड, if I'm not wrong, बीजेपी आईटी सेल चीफ, आई शुड से, नॉट सोशल मीडिया हेड, आईटी सेल चीफ के बारे में कुछ लिखा, देन यू नो मेटा मेटा ने कैटेगरीली उसको डिनाई कर दिया। इफ इट वाज डिनाइड बाय मेटा, तो द वायर वाज नॉट एबल टू यू नो रिलाई अपॉन द सोर्सेज जो उन्होंने बोले थे, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। इसमें इस बीच में एफआईआर भी कर दी गई। तो बाद में वायर ने खुद पे इल्जाम ना लेते हुए, मालवीय जी के कंप्लेन करने के बाद, एफआईआर करने के बाद, खुद पे ना इल्जाम लेते हुए सारा इल्जाम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट पे डाल दिया। तो डबल जेपर्डी हो गई। यानी कि यानी कि जो भी आप मीडिया जो क्वेश्चन कर रही थी, उसको अचानक से क्वेश्चन ही चेंज हो गया। पुलिस प्रोब आ गया। उसके बाद से जो है वायर ने भी पुलिस को, कंसल्टेंट को ही हाथ में दे दिया कि भाई हमने नहीं किया, ये इसकी गलती है, इसने सब कुछ किया। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग इन नेचर। वायर का जो न्यूज रूम है, वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी सीज कर लीजिए, जबकि आप न्यूज रूम एंकर के वहां नहीं जा सकते। इट इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल स्पेस। सो दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू इन दैट सेंस। जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये वही वायर है जो पेगासस का न्यूज भी लेके आया था। तो दैट टाइम इट इट यू नो एट टाइम इट वाज अप्रिशिएटेड, लेकिन वायर ने भी एक लाइन ब्रीच की, अपने जर्नलिस्ट को सब कुछ अपने कलीग के ऊपर डाल दिया ऑन रिकॉर्ड, और पुलिस को भी बुला दिया ये करने के लिए। तो अब ये तो सब गलत हो गया, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। दैट इज वाई आर्टिकल का हेडिंग क्या कहता है, द पावर टू डीलिजिटिमाइज फ्री प्रेस। उसकी जो असली कुवत है उसको खत्म करने की बात है। आप समझेंगे तो पीठी के फैक्ट्स भी आप आराम से याद कर पाएंगे। अब एक और वर्ड आया, डिजिटल फ्यूडलिज्म। क्या होता है डिजिटल फ्यूडलिज्म? यानी डिजिटल पावर, डिजिटल एक्सेस कुछ ही लोगों के पास रहे, कुछ ही तरीके से रहे, उसको जो हमारे एलन मस्क साहब हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, डिजिटल फ्यूडलिज्म को। he wants to you know he wants to increase democratization of digital space। इसीलिए उन्होंने बोला पैसे दो, ब्लू टिक लो। ब्लू टिक आपको मिलेगा, पैसे दे के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बकवास नहीं। अब ब्लू टिक आज तक तो स्टेटस सिंबल था, स्टेटस सिंबल भी कम हो जाएगा। ब्लू टिक आज तक तो उसकी बहुत वैल्यू थी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। फ्री स्पीच के चैंपियन कहते हैं अपने आप को। जो सोशल मीडिया मार्केट स्ट्रक्चर है, इट इज डोमिनेटेड बाय फ्यू प्लेयर्स ओनली, उसको डेमोक्रेटाइज करने की बात है।
सोशल मीडिया पे आप कैसे बात करते हैं, ये भी एक पॉलिटिकल इशू हो गया है। सो दैट इज वाई फी का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली कमर्शलाइज हो जाए। उसका मतलब ये है कि भाई उसकी वॉइस जो है वो हो सकता है थोड़ा सा दूर तक पहुंचेगी और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। सावरकर साहब जो है, उनके बारे में एक आर्टिकल है यहाँ पर। सावरकर साहब बहुत समय तक जेल में रहे थे। सावरकर साहब जो है वो एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्रिटिकली अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में। सावरकर साहब जो है 1937 के बाद हिंदू महासभा के लीडर थे, और वो जो है हिंदुस्तान की बात करते थे। हिंदुस्तान में हिंदुओं का अ, अगर मैं कॉमन वर्ड यूज करूँ तो दबदबा होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन इट वाज रिक्रूटिंग सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के लिए, तो सावरकर वाज प्रमोटिंग इट। और उन्होंने देखा कि भाई हिंदूज जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर सर्व करते हैं, देन इट विल बी हेल्पिंग देम आल्सो टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड इट विल बी अगेंस्ट जो मुस्लिम लीग की जो कम्युनल हरकतें थी उस पर भी नजर रखी जा सके। So, he encouraged the young leaders to join the army, और जो है I should say that he promoted the idea of self-sacrifice in the sense that we must get independence from the British and we must not allow the partition of India. In that sense, he is saying, in that sense, that's what I want to say. And Hindu Mahasabha also supported the British, uh, especially after 1937 when the Congress governments were formed. और आप कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नहीं रही, उसके बाद भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। यस, आई शुड से सावरकर के जो बायोग्राफर हैं धनंजय कीर, उन्होंने कहा था कि ही वाज अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। उनका प्रायोरिटी जो है ये थी कि उस टाइम की कि देयर मस्ट बी फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स फॉर विच हिंदू वुड नीड टू ऑक्यूपाई एज मेनी पोस्ट एज पॉसिबल इन आर्मी एंड द स्टेट मशीनरी। और अक्टूबर 1943 में सावरकर साहब ने फिर से क्लियर किया कि भाई जितना हो सके उतनी प्लेसेस को पकड़ें ताकि पॉलिटिकल मशीनरी जो लैंड की है उनमें हमारा अधिकार हो। दैट इज नॉट अ कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया। और सावरकर ने आर्ग्यू किया कि लीग डोमिनेटेड जहाँ गवर्नमेंट्स होंगी वो दिक्कत होगी, इसीलिए हमें जो है जितना हो सके उतना हमें उतना कॉन्फिडेंट, हमें उतना कैप्चर करना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन जब पास किया गया था अगस्त 8 1942 को, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे वर पुट बिहाइंड बार्स। नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सभी जेल में थे। अहमदनगर फोर्ट में रहे वो 1945 तक। तो उनका डेफिनेशन जो नेशनलिज्म का था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो फाइट कर रहे थे फ्री मल्टीकल्चरल और सेकुलर इंडिया के लिए। लेकिन जब तक वो जेल में थे तब तक जो है हिंदू महासभा और सावरकर साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने जो है इक्वल फुटिंग के ऊपर फाइट करने की कोशिश की, और यूनिक अचीवमेंट रहा उनका भी। और अगर ये कहें कि सावरकर साहब का नेशन का कॉन्सेप्ट इथनो रिलीजियस था, तो ऐसा कंप्लीटली नैरो माइंडेडनेस से ट्रू नहीं है। उनका जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ब्रॉड था। ही वांटेड हिंदूज टू अदर कम्युनिटीज टू लर्न द वैल्यूज ऑफ हिंदुइज्म, ताकि जो है हमारी धरती पुण्य भूमि कहलाए, और हिंदूज यानी जिसमें पूरा भारत का समाज आ जाता है वो अपने आप को डिफेंड करे। और उसके लिए जो है ब्रिटिश को हम हराना ही है, किसी तरह से मैनिपुलेट या कोलैबोरेट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को इंडिपेंडेंट इंडिया के पा सकें, तो वो एक गोल होना चाहिए अगर हम मोटा मोटा एक बात कहें तो। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। अभी हमने बात की थी पिछले एक लेक्चर में इयान जैक के बारे में। तो इयान जैक तो बहुत मतलब बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूंगा कि जॉर्ज ऑरविल का जो बर्थ प्लेस है, प्लीज डू गूगल कौन थे जॉर्ज ऑरविल। उनका बर्थ प्लेस मोतिहारी है। तो ये भी इयान जैक ने कवर किया। इंडिया बहुत बार आए, नेपाल भी गए, पटना भी गए, और जो है वो 12 बार केव भी उन्होंने विजिट किया। 12 बार केव की चर्चा जो है इयम फॉस्टर का जो फिक्शनाइज जो माराबार केव्स है, माराबार केव्स इन पैसेज ऑफ इंडिया, जो है वो नाम दिया जाता है। और यान यान जैक जो है बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने कहा था, इनसाइटेबल क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, और वो जो है जिनके साथ जुड़ते थे उनके साथ जुड़े रहते थे। और आई शुड से दैट ही रिफ्लेक्टेड ए वेरी वेरी ग्रेट कीन कॉमन सेंस। ये सभी ग्रेट लोगों की पहचान है। आप भी सिविल सर्विस में जाते हैं, आप भी ग्रेट करते हैं, आप भी टेम्परामेंट के साथ चीजों को हैंडल करते हैं, तो आप भी उसी रूप में कहलाए जाएंगे।
हो मिड टर्म इलेक्शंस यूएस के क्या होते हैं, ये 4 ईयर टर्म्स है यूएस प्रेसिडेंट का। 4 ईयर टर्म्स के बीच में जो 4 ईयर का जो टर्म है उसके बीच में अक्सर होता है वो रेफरेंडम देखा जाता है। एक तरीके से रेफरेंडम हो प्रेसिडेंट के रूल और उनकी अप्रूवल के ऊपर। हर बार मिड टर्म होते रहे हैं, बैरक ओबामा के टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, एंड सो ऑन। अभी क्या है, अभी डेमोक्रेट्स आर कंट्रोलिंग द हाउस एंड बोथ सेनेट इज डेडलॉक 50-50, बट वाइस प्रेसिडेंट हैरिस हैज a tie breaking vote. Large number of candidates हैं, अब which party control each chamber will likely to be decided only by few tight races. जो पार्टी मिड टर्म में बैडली परफॉर्म करती है वो प्रेसिडेंसी फिर बाद में नेक्स्ट टर्म पे नहीं ले पाती है। ओके, अगर आपकी प्रेसिडेंसी अभी है तो आप बैडली परफॉर्म करते हैं तो डेमोक्रेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड रिपब्लिकन्स आर कंसिडर्ड टू बी द फेवरेट्स टू विन द हाउस। सीनेट इलेक्शन जो है उसमें थोड़ा सा इट विल बी वेरी वेरी टाइट। तो सीनेट हो गया और एक तरफ आपका हाउस हो गया। Under the US Constitution, every member of the House of Representative and about a third of the member of Senate वो ऑफिस के लिए रन करते हैं। हाउस क्या है, लोअर चैम्बर ऑफ द कांग्रेस, ईच मेंबर 2 साल के लिए सर्व करता है। सीनेट क्या है, अपर चैम्बर, और ईच सेनेटर 6 साल के लिए टर्म करता है। दिस इज द बेसिक फैक्ट विच यू मस्ट नो। तो आप देख लीजिए 36 गवर्नरशिप है स्टेट्स की, 3 गवर्नरशिप है यूएस टेरिटरीज की, और बहुत सारे मेयर्स और लोकल ऑफिशियल्स को भी चुना जाएगा। दैट इज व्हाट बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जाम। जब हम बात करते हैं इंडिया की, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बट हेयर वी हैव अनंत नागेश्वरन सर। ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड he discussed with P. Vaidyanathan Iyer and also with Anand Goenka. Here very beautiful ideas have been put up. जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म होना चाहिए। ओपेक ने इसके केस में अपने हिसाब से एक्ट किया और एक्सट्रीम रिएक्शन है दोनों साइड से, और ऑयल और एनर्जी प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहेंगे। रुपये की परफॉर्मेंस में उन्होंने कहा इट इज मोर अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर, एंड बाकी को भी फर्क पड़ा है, चाहे वो यूरो, पाउंड, येन, कोरियन वॉन। तो रुपये ने बाकी के मुकाबले बहुत बेटर किया है। बाकी करेंसीज भी डिप्रिशिएट हुए हैं। इंडिया ने अपने आप को बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक फंडामेंटल इट हैज नॉट डन रियली बैड, और आने वाले टाइम में ये इट विल बी गोइंग इन द राइट वे ओनली। जिन स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के साथ नहीं डील की, क्या वो कैसे करेंगे, तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। सेंसस इज नीडेड एक्चुअली इन द फार्मा, जो फार्मा सेक्टर में, फार्मा का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके लिए सेंसस होना चाहिए ताकि रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर हो। और जो है एफडीआई रूल जो है बैंकिंग के केस में और इंश्योरेंस के केस में जो है पहले ही लिबरलाइज्ड हैं, एंड सर्विसेज जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो पॉलिसी पैकेज की जगह यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स को और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम या लीकर की, वो जीएसटी में नहीं है, अगर वो आ जाएं तो क्या उससे जो है इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो उनका कहना था कि दैट जीएसटी होना चाहिए फ्यूल प्रोडक्ट्स पे, मतलब बात ठीक है, लेकिन इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका जीएसटी, इसका इनका डिसीजन लेगा जीएसटी काउंसिल लेगी इनका। वी आर नॉट इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एडिबल ऑयल, हम तो बल्कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हम यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, और डायनेमिक प्रोसेस है जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और यू नो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि स्पिल ओवर जो वर्ल्ड का हो रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट है। आप इंटरेस्ट रेट को ऐसे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। बैंक्स अगर ज्यादा लेंड करेगा तो यू नो अगर लेंडिंग ज्यादा हो रही है तो डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो वेरी लॉजिकल एंड सिंपल आंसर ही इज गिविंग। एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन जो स्लो हो रहा है तो पेंडेमिक के बाद से उठा है। कॉर्पोरेट्स केयरफुल हैं, इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए। वी हैव आल्सो डिस्कस इन सो मेनी वेज। डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी दे आर इन द राइट डायरेक्शन। डिमोनेटाइजेशन का ठीक है, एक टाइम का वो था, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड एमएसएमई एंड कंजम्पशन की जहां तक बात है, इट मस्ट बी लिंक्ड आउट विद द स्कीम्स दैट आर देयर, और इंटरप्राइजेस को और क्रेडिट मिलना चाहिए।
and MNREGA and FMCG spending in rural areas definitely it must be increased. कनेक्टिविटी होनी चाहिए. उसके बाद जो है मोर कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट टारगेटेड सब्सिडी मिलनी चाहिए. ऐसे ऐसे करके हमारे भी पॉइंट्स बनते जाएंगे तो वी आर ऑन ट्रैक. रिफॉर्म्स होने चाहिए बिल्कुल. बैंक्रप्सी कोड एक रिफॉर्म था, जीएसटी एक रिफॉर्म है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आगे भी हम रिफॉर्म्स लेके आ ही रहे हैं. रिफॉर्म्स अभी आ ही रहे हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ और भी रिफॉर्म्स की बात है. एफआईआई जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट है, कैपिटल फ्लो है, और हमारी कंट्री में तो करंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा ज़्यादा है. तो नेचुरली हमें तो एक्सटर्नल कैपिटल चाहिए ही चाहिए. एफडीआई और एफआईआई दोनों कंपोनेंट हैं, लेकिन और भी कंपोनेंट हैं इसके अलावा. बायलेटरल क्रेडिट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, तो हमारी करंट अकाउंट फंडिंग की वो भी मीट करते हैं. हमारे पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व भी है. जब आप यूरोप की बात करते हो जहां पर एक्सेसिव नोट प्रिंटिंग है, तो ठीक है वहां पर है, तो मोर मनी इज प्रिंटेड ओवर देयर, तो जो इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जाएगा, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो वहाँ है ही है फिलहाल. उसका इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगा. तो इट्स काइंड ऑफ एन प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन. एक बार जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसको रोक पाना एकदम से थोड़ा मुश्किल है. लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ रहा है, डिमांड्स जो है वो कम हो रही हैं, एंड फिस्कल स्टिमुलस तो देना ही पड़ेगा. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. डॉलर का अल्टरनेटिव एकदम तो कोई नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी उसी में हैं. वो एक बहुत बड़ा हेजीमोनी पावर है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है. अल्टरनेट क्रिएट करने के लिए एक अल्टरनेट सिस्टम चाहिए. हम वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बन रहे हैं, हम और ग्रो करेंगे. यूएस जब भी इंटरेस्ट रेट करता है तो ग्लोबल डॉलर में शॉर्टेज हो जाती है, और ना सिर्फ सैंक्शंस, बाकी कारणों से भी. तो एक उसका सब्स्टिट्यूट बनने के लिए टाइम लगेगा, बट देन देयर मस्ट बी समथिंग. चाइना भी थोड़ा सा ग्लोबल ट्रेड में कम रोल प्ले कर रहा है, इट इज स्लोइंग डाउन, बट देन इट विल बी रिमेनिंग. चाइना इज अ मिडिल इनकम कंट्री नाउ. उसकी वेजेस राइज हो चुकी हैं, प्रोडक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हुई है. वो गुड्स को वैसे सप्लाई नहीं कर सकता, उतने कॉस्ट में सप्लाई नहीं करता जितना वो पहले कर रहा था. जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है. यू कैन नॉट हैव ऑलवेज इन टाइम प्रोडक्शन, थोड़ा समय लगता है. और सेंटर की जब हम बात करते हैं, वो स्टेट बजट मोर कंट्रोल जब बजट के ऊपर ले लेता है, तो सेंटर इज नॉट टेकिंग मोर कंट्रोल, बल्कि बल्क ऑफ एक्सपेंडिचर तो स्टेट्स में ही हो रहा है. बल्कि उसको गाइडेड डायरेक्शन चाहिए, उसका डेफिसिट ब्रीच नहीं होना चाहिए, उसकी स्कीम्स ढंग से प्रमोट होनी चाहिए. डेट सस्टेनेबिलिटी एक इशू है. ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेज होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन रेज होनी चाहिए, डेफिसिट का थोड़ा सा कम होना चाहिए, डेटा होना चाहिए. आज भी हमने लेबर फोर्स की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो बात होनी चाहिए. टाइमली डेटा आना चाहिए, टाइमली टेक्नोलॉजी से उसका यूज आना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इथियोपिया और टिग्रे दोनों देख लीजिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है. उन्होंने सिविल वार 2 साल बाद बंद किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप उनकी लोकेशन देखिए, आप उनके आसपास की कंट्रीज देखिए, आप अफ्रीकन यूनियन मीडिएटर उनका नाम जानिए, ओबासांजो, उन्होंने डेलीगेट्स को वेलकम किया. साउथ अफ्रीकन कैपिटल प्रिटोरिया में ये सारी बातें हुई. ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई जाएंगे अब टिग्रे में, तो टिग्रे का इशू क्या है वो हमें पूरा पता होना चाहिए. तो इतना इंपॉर्टेंट है. नेपाल में जो पोल्स हो रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और बॉर्डर, यानी इंडिया के साथ जो बॉर्डर के जो इश्यूज आए थे वो अब पीटी के अंदर आ जाएंगे. क्या? लिपू लेक, लिम्पाधुरा और काला पानी, ये जो तीनों हैं इसकी चर्चा हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में. बॉर्डर बात है कि भाई जो है आप कहना चाहिए कि धारचूला, धारचूला बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के साथ, और धारचूला में ये तीनों लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी है. जो वो क्लेम करते हैं उनके, लेकिन हम कहते हैं भाई ये कायदे से इंडिया के पार्ट है. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और ये इन दोनों को मुद्दा बनाया है. सोचने वाली बात है. चाइना ऑब्वियसली विल सपोर्ट पाकिस्तान इन स्टेबलाइजिंग इट फाइनेंशियल सिचुएशन, वो तो करेगा ही करेगा, एज वी ऑलवेज नो, वी हैव डिस्कस दैट. एर्दोगन, टर्की प्राइम मिनिस्टर, सॉरी टर्की प्रेसिडेंट, ही सेड कि भाई रेफरेंडम डालेंगे हम तो वुमेन का राइट टू वियर हेड स्कार्फ जो है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ये मतलब मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे हैं, उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं. इंटेंसिव नेगोशिएशंस on with UK is going on with respect to FTA, you know, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा ही रहा है. तो ये भी एक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें और हमारे लिए डायरेक्टली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर स्ट्रेट अवे. सो रिसेंटली, यू नो,
ऑल सोल्स डे। ऑल सोल्स डे क्रिश्चियनिटी में मनाया जाता है, और उस दिन आप अपने जो भी आपके जो जो डेड हैं, जो नहीं रहे हैं, उनको आप ऑनर करते हैं। तो ऑल सोल्स डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सेकेंडली, अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूं, सी अनदर ए ब्लू व्हेल वॉश्ड अप नियर एलिफेंटा, एलिफेंटा केव्स। गूगल कीजिए एलिफेंटा केव्स, देखिए और देखिए कि उसका नाम एलिफेंटा क्यों है। पोर्तुगीज ने उसका नाम एलिफेंटा रखा। इट लुक्स लाइक एलिफेंट। आप अगर दूर से देखेंगे तो एलिफेंट के जैसा उसका फॉर्मेशन है। 30 फीट लॉन्ग ब्लू व्हेल, 7 टन से भी ज्यादा। इट वॉज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ एलिफेंटा आइलैंड नियर मुंबई, हाईली डिकम्पोज्ड। ये है हाईली डिकम्पोज स्टेट में मिला। तो स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कहना था दैट इट मस्ट बी फ्लोटिंग इन द डीप सी फॉर फ्यू डेज, एंड अब वो वॉश होके शोर पे आ गई है। एंड देयर इज नो मशीनरी अवेलेबल एट एलिफेंटा टू डिस्पोज द रिमेन्स। तो दिस इज द रियल थिंग। अगर मैं आगे बात करूं, now a 12th century inscription has been found at a Mahalakshmi temple, at Mahalakshmi temple in Kolhapur, 12th century, सोचिए आप। सो रिच हेरिटेज। और उस पर किस भाषा में मिला? गड़गा, गड़गाली, GADDEGALI, गड़गाली। गड़गाली इन मराठी में, और गड़गुलू कर्नाटका में बोलते हैं, कन्नड़ा में बोलते हैं उसको। लोकल कल्चरल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यादवा ईरा, 12th सेंचुरी में यादवा ईरा, दैट इज मिडिवल इंडिया। इंस्क्रिप्शन जो है वॉल के ऊपर मिले, एंड प्रदक्षिणा पथ, यानी उसके चारों तरफ जो रूट होता है, ये जो इंस्क्रिप्शन इट इज पार्ट ऑफ द टेम्पल स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे जो है चीजें हमारे मिडिवल इंडिया में जो आर्ट आर्किटेक्चर का हम अलग से जब बात करेंगे, मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही बताऊंगा, और आपके साथ मैं वैसे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर फॉर यू कि आपको कैसे उसको देखना है। हमने इला भट्ट जी की बात की, देखिए ये है उनका स्टर्लिंग लाइफ। अहमदाबाद, BA, कंप्लीट LLB, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो मैंने आपसे बोला था, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ TLA, दैट इज टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। सेवा उन्होंने फाउंड किया 1972 में। मैक्सेसे अवार्ड मिला 97 में। राइट टू लिवलीहुड 1984, पद्मश्री 1985, राज्यसभा 1986, पद्म भूषण 1986, प्लानिंग कमीशन मेंबर, ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2001, one of the founding members of Elder Group, receives Nivano Peace Prize, Radcliffe Medal for Social Service, Indira Gandhi Prize for Peace Disarmament Development for Life Achievement, 11th Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, and serves till October 2022. And that's how in November 2022 she is no more. Riyaz or yoga, they were non-negotiable. She has always had a song in her. ये बहुत बड़ी बात है ये। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. So that is how great personalities are created. बाकी फैक्ट्स तो हमें याद मिनटों में हो ही जाएंगे यदि हम पैशनेट हैं। That's how Hillary Clinton, she came and she met in 1995. Back in 1995, I met a woman named Ila Bhatt in 20, was already 20 years into revolutionary experiment. सोचिए आप। So Clinton said she was one of the personal heroes of her. और वो दोबारा भी आई सेवा के रिटेल शॉप में 2009 में when in Mumbai. Our salute and our inspiration. 82 की एज में भी उन्होंने जो है सेकंड वुमन थी जिन्होंने गुजरात विद्यापीठ, महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ को फाउंड किया था, और 2015 में उन्होंने उसको पोस्ट लिया। उन्होंने कहा उनका कर्तव्य है, बिकॉज एजुकेशन वाज द सेंटर ऑफ महात्मा's विजन। शी वाज द सेकंड वुमन टू बिकम हिज चांसलर। फर्स्ट वुमन वाज सुशीला नायर, जो महात्मा गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। और भट्ट मैम ने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए व्हेन शी वाज द चांसलर। उन्होंने ट्राइबल एरियाज को भी प्रमोट किया, और पुअर स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कोर्सेज देने की बात की। मोरबी, मोरबी के केस से हम क्या पकड़ सकते हैं?
जो अर्बन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हम उससे क्या सीख सकते हैं ट्रेजेडी से। तो गुजरात या इंडिया का विजन है 2047 में डेवलप कंट्री का, कौन शेप करेगा वो? पीपल सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस। तो मोरबी और बेंगलुरु, हमने बेंगलुरु की चर्चा भी की थी पुराने लेक्चर्स में, आप देखिएगा। एक तो फिजिकल हेल्थ, एक पॉइंट, लिक्विडिटी एंड इलास्टिसिटी, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ सिविक बॉडीज टू डिलीवर सर्विसेज, जैसे भाई फुट ब्रिज है, रोड है, लेक है, वाटर बॉडीज है, सबके सब जो है वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो ठीक से किए जाएं तो। इकोनॉमिक पोटेंशियल और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी वो डिसाइड करते हैं। अर्बन मिशन भी इसी कारण से बन सकते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल हेल्थ एंड सिविक बॉडीज जो वो और बढ़नी चाहिए, उनके हाथ में कैश होना चाहिए, फिजिकल ट्रांसफर्स उनके हाथ में आने चाहिए। देन what else can be done? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इंगेजिंग ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंटिफिक, ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स होने चाहिए, आरटीआई, इलेक्टेड बॉडी, ये सब होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जब पावर थोड़ा रिलीज करेगी तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब उनको मिल पाएगा। जैसे टाउन पंचायत, या फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी सेग्रीगेटेड, या फिर जो है आप कह लीजिए कि मैन पावर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और इंजीनियर्स एंड सीईओज, दे मस्ट बी मोर अकाउंटेबल, दे मस्ट बी मोर प्रोएक्टिव, प्रो सिटीजन होना चाहिए। देयर द नेक्सस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वो ब्रेक होना चाहिए। पीपल टू पीपल एंड देन गवर्नमेंट, पीपल टू गवर्नमेंट, ये सारा चीज है, बी टू बी, बी टू सी, सब कुछ पीपल टू मतलब सिटीजन, पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। और डे टू डे, डे टू डे एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स का जो टूल किट है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने 2020 में जो रिलीज किया, वो इसका स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देता है। देयर मस्ट बी अकाउंटिंग विद रेशियो एनालिसिस, रियलिस्टिक बजटिंग, पार्टिसिपेटरी रिसोर्सेज, टाइमली ऑडिटिंग। इस ऐप को हम अपने आंसर्स में हम पॉइंट दे सकते हैं। एसेट क्रिएशन और उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, बाई लॉज होने चाहिए, सेफ्टी, इन्वायरमेंट और एनर्जी ऑडिट होना चाहिए, मॉडल म्युनिसिपल लॉ होना चाहिए। सो एंड गाइडलाइंस ये जो है, यूडीपीएफआई आप गूगल करके देखिए, नहीं आता तो मुझसे आप पर्सनली भी पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। देन यू हैव कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए। मिशन कर्मयोगी, उसका फोकस होना चाहिए कंपिटेंसी डिमांड मॉड्यूल्स पे, रूटीन कन्वेंशन ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, दे दिए अपने आप में पूरा हमारा एक सिलेबस का एक टॉपिक कवर हो गया। और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट आंसर ही बल्कि हमने डिस्कस कर दिया। अब अगर हम जीएम मस्टर्ड की दोबारा बात करें, जो हम पहले कर भी चुके हैं, इंडिया का बायोटेक अगर अलाउ करता है तो क्या करना चाहिए? इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11, वो क्या करेगा? वो बढ़ाएगा, जैसे हमने बात की। दीपक पिंटल साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उसने किया है। अब पॉइंट ये है कि क्या बेटर है ये? बेटर है एग्जिस्टिंग वेराइटीज से? कैसे? डेवलपर कहते हैं कि ट्रांसजेनिक वेराइटी को एडिशनल इनपुट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं चाहिएगा, देयरफॉर उनको लो कॉस्ट के ऊपर अच्छा वेराइटी ज्यादा मिलेगा। पोटेंशियल टू इंक्रीज फार्मर्स एक्रिएज अंडर मस्टर्ड, इससे हमारा बिल कम होगा, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्या सेफ है? मल्टीपल ट्रायल्स हुए, वो कहते हैं सेफ है। सेफ्टी ट्रायल्स हुए, टॉप पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस वो करेंगे, और भी करेंगे। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने पहले एक एक FAQ भी रिलीज किया था। इट वाज सेइंग कि क्या कल्टीवेशन के ऊपर क्या क्या आपको नहीं सोचना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने थॉरली डॉसियर को देखा। जीन डेवलपर्स को जो जीन डेवलपर्स ने जो डॉसियर यानी कि जो बुकलेट या जो कहते हैं मोटी किताब पकड़ाई सेफ्टी डेटा के ऊपर, टॉक्सिसिटी के ऊपर, और एलर्जीन्स जो हो सकते हैं, वो उसमें से कुछ खास निकला नहीं, कोई एविडेंस नहीं है ऐसा। बीटी कॉटन ही सिर्फ एक ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो इंडिया में अब तक है, लेकिन वो नॉन फूड क्रॉप है। लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं है कि उससे भी सॉयल या ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में कोई नुकसान हुआ है। फिर अपोजिशन क्या है भाई? कंसर्न है कि कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स स्केप कर गए और उन्होंने जो है इंजीनियर्ड जीन्स वाइल्ड पॉपुलेशन में छोड़ दिए, तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट हैं जो पेस्ट नहीं है वो मर गए, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, तो केमिकल्स का एग्रीकल्चर में यूज बढ़ गया, तो इस ये थोड़े से इश्यूज हैं। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच वो है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमने लूज आउट कर दिया, तो इंडिया ने तो GM फूड क्रॉप्स को अभी तक अलाउ नहीं किया है। नॉन GM टैग जो है, हमें उससे बहुत ऑर्डर मिलते हैं यूरोपियन नेशन से, क्योंकि यूरोप में ट्रांसजेनिक फूड बैन है।
तो ट्रांसजेनिक रैपसीड्स यानी जो सिस्टर है मस्टर्ड की, वो कनाडा में 1996 से उगाई जा रही है, यूएस में 2002 से और ऑस्ट्रेलिया में 2007 से। इनफैक्ट कनाडा तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कोई हार्मफुल इम्पैक्ट अभी तक हमें मिला नहीं है। तो डिफरेंट जीएम ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट तरीके से उसको एसेस किया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने एफएक्यू में कहा है कि जीएम फूड्स आर करंटली अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, उनको जो सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने पास किए हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है। अब उसके बाद भी अगर हम सोचते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप देख के चलना पड़ेगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ पिकअप कर लेता हूँ। इंडिया इज ग्रोइंग इन साइज, मिडिल क्लास जो है बढ़ता जा रहा है। एक थिंक टैंक है प्राइस, उसने सर्वे किया कि मिडिल क्लास आने वाले टाइम में मिडिल में नहीं रहेगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी एनुअल इनकम जिसकी 5 से 30 लाख है, सब मिडिल मिडिल क्लास में आते हैं। 50% इनकम, 48% एक्सपेंडिचर, 56% सेविंग इज रिफ्लेक्टेड बाय मिडिल क्लास। फुटप्रिंट भी बढ़ा हुआ है, लेकिन 30% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर मिडिल क्लास आफ्टर द 3 decades ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और वो और बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। और टुडे 6-7% ऑफ हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन मेयरली 1% ऑफ टोटल सेविंग। तो वनरेबिलिटी है हमारी एक्सटर्नल शॉक से बचने की, कि अगर हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा तो ये पावरफुल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल चेंज होगा। सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स को कवर कर देता है ये आइडिया। और मिडिल क्लासेस इन इमर्जिंग मार्केट्स इज मोस्ट लाइक टू वी टुवर्ड्स सिविल एक्टिविज्म, जो कि वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में ऐसा नहीं हुआ। वो तो एक कैटलिस्टिक चेंज की तरफ है, लेकिन हम नहीं। सिविल एक्टिविज्म एक पावरफुल ट्रिगर होता है, सिविक एक्टिविज्म ट्रिगर होता है चेंज के लिए। मिडिल क्लास एक्टिविज्म जो है इंडिया में पॉपुलर मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ने में मदद रहा है, लॉ को चेंज करने में और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली अगर हम निर्भया गैंग रेप केस की बात करें। सारी सोसाइटीज में इम्पैक्ट आता है, इंडिया में भी इम्पैक्ट आएगा। इंडिया अगर अपने नेसेसरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करेगा तो देन मिडिल क्लास विल एक्सपेंड बाय 63% बाय 2047। तो फंडामेंटली लाइफ बिल्कुल चेंज होने की कगार पर आएगी। बाकी अगर मैं पीटी या मेंस के एंगल से आपको कोई फैक्ट बताना चाहूँ तो मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली सोच डेवलप होगी। और मेरा ये मानना है कि जब आपकी सोच डेवलप हो जाती है तो आपने वो चीज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी है फिर भी आप हैंडल कर सकते हो। हमारा ऐसा नहीं मानना है कि आप पढ़ के ही जाओगे। अरे पहली बात तो काम की चीज होगी तो आप पढ़ ही लोगे। ऐसा क्यों होगा कि आप नहीं पढ़ पाओगे, हम ऐसा क्यों सोचें। भाई कोई भी टॉपिक होते हैं, टॉपिक कभी भी अनफोर्सीन नहीं आते प्रीलिम्स या मेंस में। टॉपिक तो वही रहते हैं, हमारी सोच उसको छू नहीं पाती। वो आप बिना रिगरस प्रैक्टिस के कैसे छू सकते हो, ये हमें एक बात सोचने वाली है। गति शक्ति की हमने बात की थी, मेंस में क्वेश्चन भी आया है, लेकिन हम फिर भी यहाँ चर्चा कर देते हैं। गति शक्ति की अगर हम बात करें तो नेशनल मास्टर प्लान फॉर लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको कहा जाता है गति शक्ति, 2020 अक्टूबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये रिलेवेंट है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए। डिजिटाइज इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को वो हेल्प करेगा, मिनिस्ट्रीज को भी हेल्प करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को भी हेल्प करेगा। एम क्या है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो, एफिशिएंसी भी बढ़े, और उसके बाद जो है इससे हमारा ओवरऑल जीडीपी भी बढ़े। तो यानी प्रायोरिटाइजेशन किसका है, ग्रोथ का है। ओके, एक एलिमेंट जो यहाँ पर ध्यान देने वाला है वो है टेलीकम्युनिकेशन रिफॉर्म्स। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, हायर कैपेसिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वायरलेस शेयर्ड नेटवर्क होना चाहिए। गति शक्ति जो है इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमिटी ऑफ 2014। जैसे रेलवेज है, रोड है, शिपिंग है, एविएशन है, पावर टेलीकॉम, सभी ने इंटीग्रेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात की। देख लीजिए 2014 में बात हुई थी, 8 साल लग गए। तो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल पोर्ट एंड लाइक ये होना चाहिए। 200 इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हमने फाइंड किए, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमने उसकी की, उनको ट्रैक किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, पोर्टल किया जाएगा, जीपीएस यूज किया जाएगा। और उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने कहा है कि टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जब कनेक्ट हो जाती है देन देयर इज अ सुपर ग्रोथ। इंटरनेट एंड मोबाइल डेंसिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाई ग्रोथ। उसके अलावा हम अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन डिजिटाइजेशन आज एसेंशियल भी है। टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट तो जो है हम खुद ही बात कर रहे हैं उससे, शेयरिंग और इससे टैक्सेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, मोर कैपिटल एक्सेलरेट हो जाता है, कवरेज भी बढ़ जाती है। और जो है आप लगा लीजिए जो हाई स्पीड वायरलेस जब कनेक्टिविटी होती है तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी कम हो जाती हैं। हाई कॉस्ट ऑफ वायरलेस लिंक्स
जो होता है, अगर एक बार वो भी बच जाता है, तो ये सारी प्राइसिंग बच सकती है। ये भी एक तरीके का गति शक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सर्विसेज ही नहीं होंगी, देन लो क्वालिटी या इरेटिक सर्विसेज होंगी, देन देयर विल बी मैनी मैनी प्रॉब्लम्स। तो इन्वायरमेंट केयर एंड क्लाइमेट मिटिगेशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रॉडबैंड कवरेज होगा, शेयर्ड नेटवर्क होगा, एजुकेशन और वर्क लाइफ दोनों अच्छी हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड कवरेज जो है रूरल डिस्टेंट एरिया में जो है वो अगर आता है, देन देयर विल बी many many critical and many many what I should say essential services वो आएंगी, तो वो प्रिविलेज नहीं रहेंगी, वो बल्कि डेली लाइफ का पार्ट हो जाएंगी। उससे जो है सब कुछ चेंज आएगा, रिचनेस आ जाएगी लाइफ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ई कॉमर्स, हेल्थ, गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइजेज, इसमें फोकस आएगा। उसके बाद जो है, जैसे 1890s का एग्जांपल यहाँ पे दिया आचार्य जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वायरलेस टेक्नोलॉजी को एट 60 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, लेकिन उनका वर्क जो है इंडिया में इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लेकिन यूएसए, यूके, चाइना, दे हैव एक्सप्लॉइटेड दिस टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड गीगाबिट वायरलेस उन्होंने यूज किया फाइबर की जगह। प्रीलिम्स के एंगल से ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जबकि आप कह सकते हो कि इंडिया में जो है जैसे बोस, उन्होंने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में कहा था कि लेबोरेटरी क्या है, ये लेबोरेटरी टेम्पल है। और परमहंस योगानंदा, उन्होंने उनकी बात को एविडेंस किया कि इंडिया जो है फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ना सिर्फ मेटाफिजिक्स में। तो फिजिक्स और साइंस, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी अगर हम अपने नेटवर्क में यूज करें, तो बहुत हम आगे जा सकते हैं। तो इंडिया ने रिस्ट्रिक्टेड यूज जो 60 गीगाहर्ट्ज का डिवाइसेस का बाहर जो बहुत अवेलेबल रहे हैं, इंडिया ने, गवर्नमेंट अगर परमिट देता है टेलीकम्युनिकेशन 60 70 80 गीगाहर्ट्ज एमएम वेव को, और आप कह सकते हो कि जितना यूज करेगा उसका सबसे पेमेंट हो, वो सारी चीजें हो, तो हमारे इसलिए बहुत सारे कॉस्ट बेनिफिट्स हमारे हो सकते हैं। जैसे कि सैन फ्रांसिस्को और लंदन में भी ऐसा होता है। तो चेंजेस अगर लाए जाएंगे, इजियर एक्सेस होगा स्पेक्ट्रम का, इंडिया के आर एंड डी को और प्रमोट किया जाएगा, कॉमर्शियल एंड डिफेंस इंडस्ट्री को और प्रमोट किया जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा। पब्लिक एक्सेस अगर गति शक्ति पोर्टल को होगा, वो लिमिटेड है फिलहाल सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन पोर्टल जो है वो डिटेल्स नहीं बताता है सेक्टर्स का। कोई बात नहीं, हमें आंसर में लिखने की ये बात भी नहीं है, लेकिन ऑथराइज यूजर्स अगर उसको और अच्छे से कंस्ट्रक्टिव यूज करते हैं, रिपोजिटरी है रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए, और उनको अगर ठीक से यूटिलाइज किया जाता है, कनेक्टिविटी ठीक से की जाती है, इट इज ए वंडरफुल थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो आई नो मैंने आपको बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स बताए, लेकिन आप उसको बिल्कुल सिंपल रखिए, अपनी भाषा में लिखिए और बात को खत्म कीजिए। राइट टाइम पे अगर आप नाम भी याद रख कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब अगर मैं बात करूं सीओपी की, COP 27, वही बातें घूम के आती हैं, लेकिन फिर भी कोई नया मुद्दा हमें मिल जाए, हमें अगर कोई नया पॉइंट मिल जाए, तो कोई बुराई नहीं है। इंडिया में ₹3 किलोवाट पर आवर एक थर्मल प्लांट है, कैप्टिव कोल माइन, जो कि सोलर पावर से compete कर रहा है, इंडिया की बात अगर हम करें। और उसके बाद जो है इंडिया ऑब्वियसली कोल को यूज करता ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमने अपने पंचामृत स्ट्रेटेजी, मैंने पहले भी बताया है, हमने बताई थी, हम नेट जीरो हो जाएंगे 2070 तक, 50 गीगावाट हम नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कर देंगे 2030 तक, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल से करेंगे 2030 तक, कार्बन एमिशन हम 1 मिलियन टन अपना रिड्यूस कर देंगे, मतलब 1 पर टारगेट कम करेंगे, और कार्बन इंटेंसिटी को भी हम जीडीपी से 45% से 2005 लेवल्स तक लेके आ जाएंगे 2030 तक। ये सारे पीटी के फैक्ट्स हैं, सारे के सारे पीटी के फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इसको समझोगे कि 50 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी हम जो है कर पाएंगे, वो ट्रैक पे चल रहा है, इंडिया अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, देन एनी अदर मेजर इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना। 40% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। 1 बिलियन टन कार्बन रिडक्शन जो वो भी धीरे धीरे हम उसको पूरा कर लेंगे। ये दैट इज व्हाट वी कैन से। तो डीकार्बोनाइजिंग द इकोनॉमी अगर मैं कहूँ, इंडिया फिर भी औरों से बेटर कर रहा है। डीकार्बोनाइजिंग की इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें क्या है,
इंडिया का जो रोड मैप है क्लाइमेट और इंडस्ट्रियल टारगेट का, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से थोड़ा पीछे है, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी हमारी इंडस्ट्रीज है विच आर कंप्राइजिंग 1/4 ऑफ द टोटल इकोनॉमी, अगर आप ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें तो थोड़ा स्लगिश है, वो थोड़ा स्लगिश है। कि जो डिमांड है इंडस्ट्रियल पावर की वो ऑब्वियसली और बढ़नी चाहिए, लेकिन इमिशन इंटेंसिटी जो है, इमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जितनी जीडीपी हमारा है या जीडीपी के हिसाब से जितनी इमिशन होना चाहिए उसकी इंटेंसिटी वो थोड़ा बड़ा है। क्योंकि हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज करता है देन डेफिनेटली हमारा कार्बन एमिशन भी राइज करेगा। हम जैसे स्टील प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं 300 मिलियन टन पर ईयर, सीमेंट प्रोडक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बोथ आर रिलाइंग ऑन कोल। और इनइक्वलिटी भी कार्बन इंटेंस कंजम्पशन की बात कर रही है यहाँ पर। एयर कंडीशनिंग सेक्टर भी अगर 10 मिलियन यूनिट्स एक साल में देगा, तो पहले तो 6 मिलियन यूनिट्स बिकती थी, अब 10 मिलियन बिकेंगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कार भी आएंगी, लार्ज एसयूवी भी आएंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यानी कि अगर मनी देता है, मनी देता है डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी के लिए, तब तो कुछ हो भी पाएगा। क्योंकि जो नेट जीरो एमिशन टारगेट 2070 का है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टिमेट दैट 160 बिलियन पर ईयर इज नीडेड बिटवीन नाउ एंड 2030। लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कम है, तो और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर ओवरऑल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडिया को चाहिए 7.2 ट्रिलियन ग्रीन इन्वेस्टमेंट अंटिल 2050। वो भी लेकिन हम किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से हम कर ही लेंगे। सो दिस द रियल थिंग कि हम अगर मान लो अपनी इकोनॉमी को लोअर कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डेवलप कंट्रीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपना पोल्यूशन जो इमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उसको रीफिट करना पड़ेगा, उनके डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो तो पॉल्यूटिंग एसेट्स को शुरू में नहीं खत्म करना चाहेंगे, उनके पास फंड नहीं है, इंडिया के पास फंड नहीं है। तो इंडिया को फंडिंग चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एट द क्रॉस रोड्स, और बिना इंडिया के ना क्लाइमेट सुधरने वाला ना क्लाइमेट बचने वाला। दूसरा, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो मैंने आज वो चर्चा की जो मैंने पहले उस तरीके से आपको नहीं बताया था। तो जीएसएलवी मार्क 3 इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। थर्ड जनरेशन रॉकेट लॉन्च है इसरो का, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। अप्रूव 2002। मैंडेट क्या है? 4 टन क्लास सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने का। 641 टन वेट, जो कि एक लार्ज एयरक्राफ्ट का जितना वेट है। जीएसएलवी मेक 3 मेडल लॉन्च किया उसने जून 2017 में। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 4 टन सैटेलाइट्स टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। और 10,000 टन कहां तक ले जा सकता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। रॉकेट कॉस्ट कितना करता है? 400 करोड़। यूनियन ने कब अप्रूव किया? 4,388 करोड़। 10 सच रॉकेट ऐसे बनेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 स्टेज है, 2 सॉलिड, 1 लिक्विड। और हाई थ्रस्ट कब है? क्रायोजेनिक अपर स्टेज में। क्रायोजेनिक वर्ड को आप देखिएगा, क्रायोजेनिक। अगर और बात करें, दूसरा कौन है मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन जस्ट रिवीजन मोड, पीएसएलवी और जीएसएलवी। दूसरा है जीएसएलवी मैक 3। जीएसएलवी मैक 3 का रिसेंट लॉन्च में सिग्निफिकेंस क्या है? चंद्रयान 2 जो है, जो गया था जून जुलाई 22 2019, आपको डेट भी एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, प्लान्ड ऑर्बिट के अंदर पेरिजी, अर्थ का जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको पेरिजी कहते हैं। 169.7 किलोमीटर एंड अपोजी farthest point to Earth, that is 45,475 किलोमीटर। वो एक हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल सक्सेस था बहुत बड़ा। लैंडर एंड रोवर, उसने साउथ पोल मून का जो था उसको एक्सप्लोर किया। और वन वेब सैटेलाइट जो है वो भी एक रिसेंट लॉन्च था। कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट मेजर टारगेट क्या है? गगनयान मिशन। 3 क्रू को लेके जाएगा लोअर एलईओ में, और उसके बाद उन्हें सेफली लेके आएगा एक डेस्टिनेशन के ऊपर। इंडिया का आज क्या पोजीशन है? लास्ट 2 डिकेड्स में सॉलिड फाउंडेशन, इसरो कमर्शियल आर्म, यूएस अराउंड 300 मिलियंस का हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है। और इसरो जो है लॉन्च सैटेलाइट्स करता है, प्राइवेट
I should say customer satellites since 1999. More than 350 customer satellites हम छोड़ चुके हैं for more than 30 countries. Recent launch जो है वो OneWeb का JSLV ने ग्रैंड एंट्री की है कमर्शियल लॉन्च सर्विस सेक्टर में हैवियर सैटेलाइट्स के लिए। ये बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हम नंबर 1 बन पाएंगे? हमने एंट्री मैनेज कर ली है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन अभी अपने आप को रिलायबल लॉन्चर हमें प्रूव करने में थोड़ा समय और लगेगा। चैलेंज आएंगे, रीयूजेबल रॉकेट अगर हम कर पाए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। दैट्स अ वंडरफुल interpretation and wonderful thing. That's what we can say. Please do read, stop it, read it, connect it. अब अगर मैं बात करूं हमारी इकोनॉमी की कि किस डायरेक्शन में वो जाने की बात कर रही है, देखते हैं इकोनॉमी बाबा। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। तो यहाँ बात हो रही है तो विच वे फॉरवर्ड इकोनॉमी नाउ। कोर सेक्टर सेकंड क्वार्टर में रॉबस्ट रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको कोर सेक्टर में आता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। वो ग्रो कर रहा है, हाँ जी वो ग्रो कर रहा है। टैक्स कलेक्शंस क्या बढ़े? हाँ जी बढ़े। किसने बताए? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। क्या प्रोग्रेसिव टर्नआउट हुआ है टैक्स का? हुआ है जी। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ा? हाँ जी बढ़ा। इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो स्लो जा रहा है क्या धीरे धीरे जा रहा है कि तेजी से जा रहा है? भाई अब फेस्टिव सीजन खत्म हुआ अभी अभी, अब कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो हो गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो चुकी है, फ्यूचर डिमांड थोड़ी सी कम है, तो अभी चल रहा है। अनदर रिवर्सल इन द कमोडिटी प्राइस साइकिल। अगर कमोडिटी प्राइस में फिर से चढ़ाव आया तो क्या फिर से प्रॉब्लम आएगी? हो सकता है। इंडिया क्रूड ऑयल बास्केट वो इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल बास्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मैक्सिमम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। दैट इज आवर वन ऑफ द रीजंस। सो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फ्यूचर में क्रूड ऑयल बास्केट के प्राइस के ऊपर और उसके बाद जो है कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंड करेगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फेस ऑफ, यस ये देखिए ये है नॉर्थ कोरिया, ये है प्योंगयांग, कोसोंग, सियोल, साउथ कोरिया। सो 3 मिसाइल्स वर फायर्ड ईस्टवर्ड्स फ्रॉम वॉनसान। ये है आर्टिलरी बैरेज यहाँ गया 57 किलोमीटर 167 किलोमीटर। वन मिसाइल रिपोर्टेड लैंडेड ऑन साउथ कोरियन साइड ऑफ द डी फैक्टो सी बॉर्डर, वो सी बॉर्डर पे गिरा। ये है नॉर्थ कोरिया इज प्रोवोकिंग effective act of territorial encroachment for the first time since the two Koreas were divided. साउथ कोरिया ने भी रिटेलिएट किया, साउथ कोरिया ने जो है रिटेलिएट किया और साउथ कोरिया वॉर प्लेन्स भी मिसाइल डालने के लिए रेडी हो गए। तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च करता ही क्यों है? क्योंकि वो यूएस को और साउथ कोरिया को बता देना चाहता है दैट यू नो यू बोथ आर एक्चुअली बीइंग एग्रेसिव, यू बोथ आर एक्चुअली प्रोवोकेटिव, यहाँ पे मिलिट्री डील मत करो, साउथ कोरिया एंड द यूएस विल हैव टू पे द प्राइस। क्या ऐसा नॉर्थ कोरिया रूटीन से करता है कि अभी हुआ है? टेंशंस हैव बीन राइजिंग। नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड मोर देन 50 मिसाइल सिंस 2022 और एक बैलिस्टिक मिसाइल भी जो जापान के ऊपर से पास होकर गई थी। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एक लॉ भी पास किया है बाय विच इट इज क्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और its leader Kim Jong Un, he says that it is irreversible. Washington and Seoul, they have repeatedly warned North Korea कि आप ऐसा ना करें, but then they are also having their own issues, and so the problem is not solved. That is what we can say. Here is a map also over here. Please do have a look. तो ये आर्टिकल है नीचे इलाबेन का, देखिए ये रहा इलाबेन who defined women's empowerment। एक विजनरी थी, राउंड द क्लॉक वर्कर थी, एक थिंकर थी, कलेक्टिव वर्क में बिलीव करती थी, छोटी छोटी विक्ट्रीज में बिलीव करती थी, एंड she took support from United Nation Women's Conference, and she was also, what I should say,
एक यंग लॉयर थी जो मजदूर महाजन सभा से जुड़ी, और टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियंस जो फाउंड किया गया था, मैंने बताया था, अनुसुईया बेन साराभाई और गांधी जी, उससे जुड़ी टीएलए से। और that's how the thinking goes on. She has a knack for explaining and writing in simple evocative language. गुजराती में लिखती थी, कैरिस्मेटिक थी, मॉडेस्ट थी, और सबसे जुड़ती थी. That's what we can say. Amazing, amazing ideas and amazing leadership and amazing points. उन्होंने, मैंने आपको जैसा बताया था, उन्होंने बुक लिखी, वी आर पुअर बट वी आर मैनी. फिर उन्होंने एक और एडिटिंग की श्रम शक्ति के नाम से, नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी बहुत काम किया. रिच लेगेसी छोड़कर जा रही हैं, और उन्होंने हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अमेजिंग राइट्स हैं. तो इन पे और पढ़िएगा, विकिपीडिया भी जाकर देखिएगा, तो आपको और भी आइडिया समझ में आएंगे. अगर हम आईआर की बात करें, चर्चा करें, तो एशेज ऑफ 30 इयर्स वॉर हुआ 1614 1648 यूरोप में. उससे क्या बना? पीस ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसको हम कहते हैं. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही मॉडर्न स्टेट सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो इसको जानता है, जो नहीं है वो भी जान लीजिए कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम का जो बेसिस है, दैट गॉन टू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. एंड दैट आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नीड टू डू व्हाट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर नेशनल इंटरेस्ट. जो भी स्टेट को अपने लिए करना पड़ेगा उसको वो करेगा. ये फ्रेंच स्टेट पर्सन कार्डिनल रिशिल्यू ने ये आइडिया दिया, कार्डिनल रिशिल्यू. और ये जेनेसिस हो गया यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर का. तो मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक रीडिंग है, अपने आप में एक डिबेट है. अब हर स्टेट अगर ये सोचेगा जो भी उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो वही करता जाए, और वो इंटरनेशनल एफर्ट्स के अगेंस्ट हो जाए, देन थिंक व्हाट विल हैपन एक्चुअली. So that is how 18th century King William III and Prince Prime Minister William Pitt ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने भी रीजन देते, यानी कि जो रीजन है उसको फॉर्मल बैलेंस ऑफ पावर डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर दिया. एंड बैलेंस ऑफ पावर डॉक्ट्रिन इट एक्चुअली फंक्शनड इन यूरोप फॉर नेक्स्ट 200 years. वो आगे जो है प्रिंस क्लेमेंस मेटरनिश ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने क्या बनाया? कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया. जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अर्जुन देव की क्लास 10th की और 11th की, उसके बाद मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में जब आप कुछ पढ़ते हैं, तो आप स्पेशली अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज आल्सो यू शुड नो दिस. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कंसर्ट ऑफ यूरोप इन वियना बिफोर नेपोलियन थर्ड ऑफ फ्रांस एंड ऑटो वन बिस्मार्क ऑफ पर्शिया. उन्होंने उसको डिसमेंटल कर दिया. यानी कि Bismarck का रोल आई थिंक इज वेरी मेजर इन रिकास्टिंग द यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर इनटू ए कोल्ड ब्लडेड गेम ऑफ रियल पॉलिटिक. यानी यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्डर का बैलेंस ऑफ पावर का उसके बाद हो गया अपॉर्चुनिज्म, जिसके बाद ज्यादा पावर वही उछलेगा. कैसे रिफ्लेक्ट होता है? ट्रीटी ऑफ वार्साइल्स, एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, उन्होंने रीशेप करने की ग्लोबल ऑर्डर की कोशिश की बाय इंजेक्टिंग ए मोरल इंपेरेटिव, यानी मोरालिटी डालने की कोशिश की, बड़ी बड़ी बातें की. और इनलाइटेंड एक्सेप्शनलिज्म, यानी कि मैं सबको सब कुछ ठीक कहूंगा लेकिन मैं सबसे ऊंचा हूं. और उन्होंने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात भी की, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी हम सब साथ रहें, हम सब सेफ रहें. और ये, लेकिन सबके साथ और सबके सेफ रहने वाली बात भी जो है, ये कुछ हद तक सच नहीं थी. उन्होंने कहा in 1918 that there must be coming of new political order, open diplomacy, freedom of seas, general disarmament, removal of trade barriers, impartial settlement of colonial claims, and crown jewel of all, the establishment of League of Nations. उस समय बनाया गया, लेकिन क्या वाकई इसको फॉलो किया गया? नहीं फॉलो किया गया, बिकॉज विद इन 2 decades लीग ऑफ नेशंस गॉट कोलैप्स्ड. यानी कि अपने आप में वो एक एक्ट था, यू नो, कावर्डनेस का और इम्पोर्टेंस का. सोवियत यूनियन वाज एक्सपेल्ड from it in 1939. And in the Second World War from 1939 to 1945, Allied powers ने जो है कैसाब्लैंका, तेहरान, याल्टा, पोट्सडैम, ये सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. So how should the post सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर शुड बी देयर, कैसे दुनिया वर्क करेगी, ये हम डिसाइड करेंगे. याल्टा कॉन्फ्रेंस फरवरी 1945, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने बनाया यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को.
फ्रॉम अप्रैल 25 टू जून 26 1945 वंडरफुल फैक्ट्स आर गिवन। इतने ही चाहिए बस हमें एग्जाम के लिए। और 4 महीने बाद क्या हुआ, अक्टूबर 24 को क्या बना, यूएन। अब ये पूरा बैकग्राउंड मनीष तिवारी जी ने हमें दिया। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सोचिए आप। और हमें एग्जाम के लिए इतना ही चाहिए होता है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए हमें, वर्ड्स पता होने चाहिए और एक एक लाइन में उसका मतलब पता होना चाहिए। सारा का सारा एक किताब का सार दे दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये आर्टिकल देने का पर्पस क्या है? इस आर्टिकल देने का पर्पस ये है कि एट इट्स हार्ट अभी भी बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशन थ्रू वीटो सिस्टम, यूएनएससी का जो वीटो सिस्टम है। दिस वीटो सिस्टम इज स्टिल लाइंग इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना। Until 1972 चाइनीज सीट वाज हेल्ड बाय ताइवान, सोचिए आप। 77 ईयर्स लेटर उसके बाद भी यूएनएससी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल पॉलिटिकल जो सिस्टम आज का है, या इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर वो नहीं दिखा रहा है। यूएन इज इनएफेक्चुअल इन अपहोल्डिंग इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल। और फाउंडर प्रिंसिपल क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रू प्रिवेंशन ऑफ वॉर। वॉर तो चल रहा है, एग्रेशन तो हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन, ये रहा एग्जाम्पल। या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिस्पांस पेंडेमिक का, वो भी नहीं हो पाया। यूएनएससी ने डिस्कस ही नहीं किया कि चाइना ने कोविड किया कि नहीं किया। दिस नीड्स टू चेंज। आप बात करते हो थर्ड एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इंडिया कहाँ गया? इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही है। न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में हम कहाँ हैं? क्या प्योरली आप वेस्टफेलियन कंस्ट्रक्ट के ऊपर ही नेशन स्टेट की बात आप करते रहेंगे? थर्ड एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पावर डिफ्यूज हो गई है, बिग टेक्नोलॉजी से आजकल नेशनल बाउंड्रीज हेजी हो गई हैं, उस चीज के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में हेजी हो गई हैं, अदरवाइज तो नहीं है। बिग ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैव लार्जर बैलेंस शीट्स देन मेनी कंट्रीज, देखो कितनी बड़ी बात है। अब ये जो आपकी जो गूगल है या फेसबुक है या मेटा है, इनका जो बजट है वो कंट्रीज के बजट से ज्यादा है। तो यूएस को अपना, यूएनएससी को अपना वीटो छोड़ना पड़ेगा, एक नया प्रिंसिपल लाना पड़ेगा, राइट टू प्रोटेक्ट मैंडेट को जो है वो लाना पड़ेगा, और या फिर स्टैंडिंग फोर्स, डिफेंस फोर्स की तरह कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कैसे होगा वो? इनकम की इनइक्वालिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, ह्यूमन रिडेंडेंसी, ये सब जो लड़ाइयाँ हैं, फूड क्राइसिस है, ये सब खत्म कैसे होंगी? कैसे खत्म होंगी? तो देयरफॉर जनरल असेंबली और इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सबके लिए इलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो सब टेक्नोलॉजी को यूज करें, डिस्प्रोपोर्शनेट पावर को छोड़ दें, और इंटायर यूएन सिस्टम जो है वो एक अपने आप में रीऑर्गेनाइज हो। ये उन्होंने कहना चाहा। तो वंडरफुल आर्टिकल, फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिकल, सेकंड पार्ट अप्लाइड। ऐसे में भी आप ऐसा कर सकते हो, एंड आई एम श्योर, पता नहीं ये आर्टिकल पार्लियामेंट में जो मेंबर साहब हैं उन्होंने खुद लिखा या कैसे हुआ, बट इट इज अ वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग एज फार एज आवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। अब महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, ये उसकी बात है। सब कॉन्टिनेंट जो है वो कह रहे हैं कि भाई करण सिंह साहब का कहना है कि भाई उस टाइम डिवाइडेड था, फेथ के बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा, और उनके दिमाग में, जो हरि सिंह साहब थे उनके दिमाग में 80% सिर्फ मुस्लिम से नहीं थे, 20% हिंदूज भी थे उनके माइंड में। लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा उन्हें जो है अनकाइंडली देखा। जैसे उनको हमेशा कहा कि भाई उन्होंने वैसे तो धर्मार्थ टेम्पल दलित्स के लिए खोला था, बेगार के प्रैक्टिस को उन्होंने खत्म कराया था, एजुकेशन गर्ल्स के लिए कंपलसरी बनाया था, लेकिन फिर भी हिस्ट्री ऑलवेज मिसट्रीट्स हिम बिकॉज उन्होंने पहले जे एंड के को इंडिया में एक्सेशन में नहीं लिया। अब ये बात होती है अक्टूबर 26 1947, व्हेन करण सिंह साहब कह रहे हैं दैट वाज द डे माय फादर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन हरी निवास जम्मू। ही इज सेइंग आई वाज नॉट इन द साइनिंग बट इन द नेक्स्ट रूम, confined to a wheelchair at the time. Accession was an important event, partition of India के बाद जो हुआ। जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेड बाय माय एंसेस्टर महाराजा गुलाब सिंह इन 1846, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। गुलाब सिंह कौन? गुलाब सिंह आप जब पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह की जगहों को भी चर्चा करेंगे तो वहाँ गुलाब सिंह की बात आएगी। महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके सक्सेसर्स वर वीक, दे कुडंट कंटेन, टू एंग्लो सिख वॉर्स हुए, और उसी टाइम गुलाब सिंह के पास कश्मीर आ गया। और बॉर्डर पे क्या था, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, एंड लद्दाख का कॉन्टिग्यूस रीजन सेंट्रल एशिया के साथ, और तिब्बत जुड़ा हुआ था। So the article is in the light of Kiran Rijiju who targeted India's first prime minister Nehru on several kind, वो अलग बात है। तो ये कहते हैं मेरा पर्पस है कि मेरे फादर के रोल के बारे में जो है मैं उस बारे में कहना चाहूंगा। होल कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लेकिन डॉक्यूमेंट ऐसे दर्शाते नहीं। जम्मू कश्मीर 80% मुस्लिम, 20% हिंदू, करेक्ट, एग्रीड।
Snap decision was not possible because 20% of the state, including entire Dogra community, वो भी important थी. तो रिजिजू जी ने कहा, my father was ready to accede to India well before August 15, but Jawaharlal Nehru was reluctant to accept unless it had the support of people, which obviously meant Sheikh Abdullah and the National Conference. तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ था नहीं था, मेरे सामने नहीं आया. इट इज पॉसिबल कि जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, रामलाल बत्रा, उन्होंने इस बारे में दिल्ली में बात की होगी, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं. The reason I say this is that this thought process was clearly expressed in the covering letter जो उन्होंने लिखा लॉर्ड माउंटबेटन को अक्टूबर 26, 1947 में, along with the Institute of Accession, which is a crucial document. लेटर में उन्होंने कहा, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज नॉट एक्सेडेड टू द डोमेन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. जोग्राफिकली माय स्टेट इज कॉन्टिग्युअस, सही बात है, इट इज वाइटल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिंक, कॉमन बाउंड्री, external relation, domain of India, Pakistan cannot ignore. I want to take time to decide I should exceed or not, and whether it is in the best interest of both the dominions and to my state. क्या होगा वो मैं सोच के बताऊंगा. इस लेटर से हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि he has decided to exceed well before the partition. Even in 1952 speech, which is quoted by Rijiju, Nehru said, even if the Maharaja and his government then wanted to accede to India, uh, which implies that he had not, in fact, done so. आप देखिए, आप वो कहते हैं कि भाई वो चाहते भी तो होता कि नहीं होता. माय फादर वाज, करण सिंह साहब का कहना है, इवेंट्स की वजह से उन्होंने लिया और अपराइजिंग स्टार्ट हुई, पुंछ में अपराइजिंग हुई, वहां पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट फेल हुई और जो है रेडर्स आए. दशहरा दरबार के टाइम पे पता चला कि रेडर्स पाकिस्तान से घुस चुके हैं. उन्होंने जो है पावर हाउस महुरा में कैप्चर कर दिया है. मेरे फादर के जो आर्मी चीफ स्टाफ थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो 100 सोल्जर के साथ गए और लास्ट मैन एंटिल द लास्ट बुलेट उन्होंने फाइट की. उरी में वो शहीद हो गए. इन्वेडर्स को उन्होंने 48 आवर्स तक क्रिटिकली रखा और मेरे फादर्स के हाथ ऑब्वियसली बंद गए एंड इनके कारण मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा. 22 ईयर्स का उनका लॉन्ग रेन था. नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव मेजर्स उन्होंने लिए जैसे मैंने ऊपर बताया, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इन इवेंट्स के बाद जो है हमें आधी टेरिटरी हमने खो दी, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान, और हमने मीरपुर मुजफ्फराबाद स्ट्रिप जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है वो भी हमने खो दिया. 1962 में हमने सारा एक्साइज चीन भी खो दिया. लेकिन क्या वाकई जम्मू एंड कश्मीर जिस डेट को एक्सेशन हुआ, जब अक्टूबर 26, 1947 जब हम बात करते हैं, क्या उससे पहले वाकई भारत का पार्ट हो सकता था? हो सकता था तो कैसे हो सकता था? तो ये कहते हैं that within the 2 years of signing the instrument of accession, Maharaj Hari Singh was virtually exiled from his state. Only his ashes returned when I brought them back from Mumbai and sprinkled them over Jammu area in accordance with his will. तो अब उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि नेहरू ने कहा था या किसने क्या कहा था, लेकिन दिस इज व्हाट इज बीइंग डिबेटेड कि भाई अगर मान लो पहले वो हो जाता तो ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमने गिलगिट बाल्टिस्तान की बात की, ना वो दोनों ही इंडिया के, शायद आज बात कुछ और होती. तो माय पर्पस वाज टू शेयर विद यू अ पीस ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय द सन ऑफ महाराजा हरि सिंह, दैट इज हिज हाइनेस करण सिंह. मुझे कहना चाहिए ही इज करण सिंह सर आल्सो इज वेरी वेरी सीनियर. लेकिन मैंने आपसे कोशिश की कि कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, कैसे आपको फैक्ट्स निकालने हैं, वो आप देख सकें. ओके, मूविंग फर्दर. Coming to the next element. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड वंस अबाउट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. हमने बहुत डिटेल में की थी. फिर से यहाँ पर एक आर्टिकल आया, लेकिन मैं दोबारा इसको नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट रनिंग थ्रू इट सो दैट आप इसको पढ़ सको और आप रिवाइज कर सको. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. चाहे वो पिग ऑफ बे इन्वेजन हो, चाहे वो फीदल कास्ट्रो की बात हो, चाहे वो ची गुवेरा की बात हो, चाहे फिर वो निकिता क्रुश्चेव की बात हो, चाहे वो बात हो कि क्यों क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई. पीट वैसे मेंस के अंदर, लेट मी शेयर विद यू, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हैव बीन देयर. लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और नेटो का एक्सपेंशन और रशिया यूक्रेन वॉर में सिमिलरिटी
नहीं है। ह्यूमन राइट क्राइसिस वाज रिजॉल्व बिफोर द एक्चुअल क्राइसिस, जबकि यहाँ पर एक फुल ब्लोन वॉर हो चुका है और वॉर भी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको कहते हैं स्पाइरल मॉडल। जैसे आप पीटी की प्रिपरेशन करते हो, मेंस की प्रिपरेशन करते हो और घूमते रहते हो घूमते रहते हो घूमते रहते हो जब तक आपको आपका कोई माई बाप ना बताए कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो स्पाइरल मॉडल में आपको भी नहीं फंसना है, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, वो कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं, सेल्फ मेड बनना है, तो आप निकालोगे। उसको सिंपल भाषा में कहते हैं डेडिकेटेड, कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी एंड गोइंग बाय योर ओन माइंड एंड हैविंग बैलेंस अप्रोच एट द सेम टाइम, जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट जिससे मैं बात करूं, भाई उसको बार बार बताना पड़ता है कि भाई तू रोज रिपोर्ट टाइम से कर दे, तेरी बीटेक भी ढंग से हो जाएगी, पर बात ही समझ नहीं आती, और ही कहानियां लेके चल रहे हैं वो। और ऐसे ही अलग अलग और स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी चर्चाएं मैं टाइम टाइम पे आपसे करना शुरू करूंगा। तो यूएस ने भी वायलेट किया यूएन नॉर्म्स को बहुत एट टाइम्स। इसराइल ने भी इलीगल एक्सेशन किया सीरियन के गोलन हाइट्स का। डिस्प्यूटेड जेरूसलम को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, जिसको अभी ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े टाइम पहले हम तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यूएस को भी बैक होना पड़ेगा, रशिया को भी होना पड़ेगा, अदरवाइज होल वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। इट इज अबाउट द स्पाइरल, इट इज अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट्स। पुतिन भी पूरा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एक्सकलेशन बिकम्स अ वे अहेड फॉर हिम एज वेल, लेकिन ये डेंजरस स्लोप है, अब क्या करेंगे आप, कहाँ रोकेंगे इसको। सो दैट इज वाई दिस आर्टिकल, एज आई हैव ऑलरेडी पुट यू ऑन द स्क्रीन, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए। You know, we have already discussed this. You just go through it in a simple, smart, and meaningful manner. लेकिन एक और आर्टिकल बायोस्फीयर फुटप्रिंट पे जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया गया 2022, स्टार्ट की गई वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि 1971 में बना था। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स 2022 की शुरुआत में हुआ, WNBR 1971 में, एंड देन there are now 738 properties in 134 countries including 12 in India, 4 in Sri Lanka and 3 in Maldives, Bangladesh. जबकि बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, दे डू नॉट हैव बायोस्फीयर रिजर्व येट। पर मुझे क्यों लग रहा है कि सुंदरबन का कुछ पार्ट, सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बांग्लादेश में भी है। बट प्लीज डू गूगल एंड चेक आउट एंड गेट बैक टू मी। साउथ एंड सेंट्रल एशिया मैन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्किंग एंड मीटिंग, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज प्लान फॉर 2023। तो अब वो बायोस्फीयर रिजर्व का एस्टेब्लिशमेंट होगा, यूनेस्को इज ऑलरेडी असिस्टिंग। तो बात हो रही है कि भूटान में और सुंदरबन इन बांग्लादेश, आई जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी, आई वाज जस्ट गेटिंग द पॉइंट, ये भी हो जाएगा। तो WNBR, यानी कि WNBR फुल फॉर्म सोचो फटाफट, मैंने ये बताया था, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अमेजिंग नेटवर्क ऑफ साइट्स है, एक्सीलेंस का यूनिक टूल है, कोऑपरेशन का, शेयरिंग नॉलेज का, एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस का, ऐसे करके कॉमा करके पॉइंट बना देना। नेटवर्क ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, प्लैनेट अर्थ की जो एक्सीड हो गई उसको रोकना है, लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, क्लीन एयर, फूड, वाटर, सब कुछ, डिग्निटी, जो वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं वो ले लीजिए। नेचर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, WNBR उसको प्रमोट करता है। साउथ एशिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। फर्स्ट वन था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व इन श्रीलंका, हुरुलू, एंड देन इट वाज अ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था 2000 में, नीलगिरी, स्ट्रेचिंग और तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। एटलस खोलो और एग्जैक्टली देखो कौन कौन से एरिया से पास कर रहा है, कौन कौन से सेंचुरीज और कौन कौन से नेशनल पार्क से वार्स कर रहे हैं। देन वी हैव द मैसिव थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म थ्रेट है ह्यूमन सर्वाइबिलिटी का, पेंडेमिक है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रमोट किया है। इंडिया एक वास्ट सब कॉन्टिनेंट है, इमर्जिंग सुपर पावर है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। इंडिया इज बिकमिंग द ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बाय 2023। अब स्पेन जो है, स्पेन का लैंड मास हमसे कम और पॉपुलेशन हमसे कम, लेकिन वन ऑफ द लीड पार्टिसिपेटिंग है WNBR में ग्लोबली, 53 प्रॉपर्टीज। अगर हम कंपेयर करेंगे सरफेस साइज ऑफ स्पेन टू इंडिया, तो दैट इज 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल। तो गुड आइडिया कि वी हैव टू कैरी आउट पोटेंशियलिटी एनालिसिस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो 7 जो सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट में, वहां हम और बढ़ा सकते हैं, डाइवर्स सेट ऑफ इकोसिस्टम्स, भूटान, इंडिया, नेपाल कंबाइन हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं सराउंडेड बाय लेक एंड लेक इकोसिस्टम्स। देन साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए, लोकल सॉल्यूशंस होने चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन लिविंग एंड नेचर
कंजर्वेशन पूरा टेस्ट होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्लाइमेट एनवायरमेंटल एजुकेशन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइट ऑन लैंड और द कोस्ट और इन द ओशियन। गवर्नमेंट अलोन कैन डिसाइड, गवर्नमेंट सिर्फ डिसाइड कर सकती है, वही सिर्फ बात कर सकती है कि कौन से एरिया नॉमिनेट होंगे। बिफोर द अप्रूवल ऑफ यूनेस्को साइट्स आर एक्सटर्नली एग्जामिन्ड, अगर वो अप्रूव हो गई दे विल बी मैनेज्ड बेस्ड ऑन अ प्लान reinforced by credibility checks, बार बार उसको चेक किया जाएगा, और दे विल बी रिमेनिंग अंडर सोवरेनिटी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। सारे पीटी के क्वेश्चंस के फैक्ट्स यहाँ पे कवर हो गए। सम कंट्री इन साउथ एशिया डू नॉट हैव एनी और इनफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए, नो हाउ चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है, जैसे हमने कहा, वो हमारी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे भी होने चाहिए। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वेलकम अपॉर्चुनिटी है भूटान और नेपाल के लिए, उनको वहाँ पे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व होंगे और वो वर्ल्ड नेटवर्क में पार्टिसिपेट किए जाएंगे। अगर वो एक्सपैंड होगा एटलीस्ट वन बायोस्फीयर रिजर्व पर कंट्री अगर होता है, जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में बाय 2025, वो जो है मिलियंस ऑफ पीपल को ट्रू लाइफ, बेटर लाइफ, सस्टेनेबल लिविंग, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन टूरिज्म, ये सारे फैक्ट जितने भी आपके माइंड में आते हैं सब वो ट्रू होंगे। एंड दैट्स हाउ वी कैन सी इट। सो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर इज एसए के एंगल से, एथिक्स के एंगल से, और ऑब्वियसली जनरल स्टडीज पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड पीटी के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर दिए। तो कोई भी टॉपिक प्रीलिम्स या मेंस का सिर्फ उसका नहीं होता। यदि मेंस के एग्जाम से पहले, यानी प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले मुझे कहना चाहिए आपका मेंस की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो काफी हद तक पीटी तो निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। हॉर्न्स जो है हमारे राइनोसोरस बाबा के, वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, ऐसा सर्वे में पाया गया। मतलब नीदरलैंड बेस्ड राइनो रिसर्च सेंटर जो है उसने ऐसा पाया कि डिक्लाइनिंग हॉर्न लेंथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस स्पीसीज, यानी सेलेक्टिव प्रेशर ऑफ हंटिंग, यूटिलिटी, इमेज बेस्ड अप्रोचेज, आप कह लो कि सोसाइटल परसेप्शन जो लार्ज होना चाहिए ऐसा होता है, तो पाया गया धीरे धीरे वो कम हो रहा है, क्योंकि राइनो को अपने उनके हॉर्न्स के लिए हंट किया जाता है। 5 सर्वाइविंग राइनो स्पीसीज जो है वो हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से बहुत ज्यादा खतरे में है। रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हॉर्न जो है हाईएस्ट था क्रिटिकली इंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो में, यानी, और जो व्हाइट राइनो अफ्रीका में पाया जाता है उसका सबसे लोएस्ट था। मोस्ट कॉमनली फाउंड जो वाइल्ड में या कैप्टिविटी में मिलता है। इससे पता लगता है कि बाकी एनिमल में भी, जैसे टस्क साइज एलिफेंट का या हॉर्न लेंथ साइज वाइल्ड शीप का, वो भी जो है ट्रॉफी हंटिंग की वजह से उनके साइज में ही फर्क आया है। तो अ, जो 4000 से ज्यादा इमेजेस हैं रिपोजिटरी में जो इसकी आरआरसी की, राइनो रिसर्च सेंटर की, उन्होंने पाया कि 1862 से जब फोटोग्राफ्स लिए गए थे देन इट हैज बीन डिक्लाइनिंग। तो मैंने आपसे 2 पीटी की बात की, आपको पता लग गया कि राइनो कहाँ कहाँ मिलता है। दूसरा मैंने बात की कि भाई इमोशनली एथिकली हो क्या रहा है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि आपको आपकी लाइफ में पता था, आप कोई रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन आपने रोल प्ले नहीं किया। एंड फाइनली, अगर मैं एक टॉपिक की और बात करूं, मैं आपसे बात ये पूछता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से क्या स्टबल बर्निंग खत्म हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से क्या स्टेबल बर्निंग खत्म हो सकती है? सोचिए, हमने कुछ आर्टिकल्स पे बात पहले भी की थी, आप मुझे सोचकर बताइए, फिर हम इस बारे में आई होप सो चर्चा करेंगे। So with this point, I am ending this lecture and I wish you all the best. Do make notes and points and also do like, share and subscribe. हो सकता है उससे आपका भला हो, लेकिन एक्चुअल भला तो आपका काम करके, जुड़कर, एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजिक एंड माइंड ब्लोइंग आइडिया बनाकर जो आपके धज्जियां उड़ा दे प्रेशर लेने की, उसमें बीटेक बी और बीकॉम बीएससी का कोई लेना देना नहीं है। एंड कीप सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट ऑनेस्ट, कीप इट कॉन्फिडेंट, कीप इट लॉट ऑफ थिंग्स एट वन पॉइंट। चाहे फिर वो मेरा कोई स्टूडेंट जो जॉब करके शाम को काम कर रहा होगा, चाहे फिर मेरा कोई स्टूडेंट कॉलेज से लौट के आके काम कर रहा होगा, चाहे फिर मेरा कोई स्टूडेंट जो है
किसी स्टेट में बैठ के काम कर रहा होगा, चाहे मेरा कोई स्टूडेंट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगा, चाहे वो रूरल एरिया में होगा, सबका भला होगा। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।